तो चलिए हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग का है नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स को समझने से पहले हम इसके थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, जिससे हमको इस टॉपिक को समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक सेल है मेरे पास, ये सेल का मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये सेल के बाहर का फ्लूइड है जिसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो ये देखिए, ये सेल के बाहर जो फ्लूइड है इसमें ढेर सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब। और सेल के अंदर भी ये सब प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, और भी प्रेजेंट होते हैं जैसे मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सब। लेकिन इसका हम अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग को मेनली सोडियम और पोटेशियम ही देखना है, तो हम लोग उससे ही समझते हैं अच्छे से। तो सेल के बाहर जो है सोडियम ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा बना लेते हैं, और पोटेशियम जो है अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो हम लोग के बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उसमें से ज़्यादातर सेल जो हैं पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं, POLARISED, पोलराइज्ड स्टेट। तो इस स्टेट से मेरा क्या मतलब है, ये देखिए, बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये सब देख रहे हैं आप, प्लस प्लस आयन बना है पूरा, बाहर भी और अंदर भी। तो बाहर जो पॉजिटिविटी है, जो बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा होता है, और अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज ये कम होता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है ज़्यादा है और ये कम है। और ये कितना कम है ये भी हम आपको बता देते हैं। बाहर की तुलना में अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है। मतलब कि अगर बाहर 100 मिली वोल्ट का चार्ज है, एग्जाम्पल देके आपको बता रहे हैं, तो अंदर जो है सिर्फ 30 मिली वोल्ट का चार्ज प्रेजेंट होगा। तो आइए हम इसे समझते हैं कि -70 मिली वोल्ट का जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अपने इसे इरेज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए आगे हम लोग अपने स्लाइड पे। तो ये देखिए, ये जो -70 मिली वोल्ट आपको हम बताए हैं, इसी को हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है 3 कारण की वजह से आता है। पहला जो है हम लोग का सोडियम पोटेशियम पंप। तो आइए देख लेते हैं इसकी वजह से कैसे निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है सेल में। तो देखिए यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, मतलब यहाँ पे नहीं होता है, सेल में होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 1 ATP एनर्जी यूज करता है। 1 ATP एनर्जी यूज करके ये जो है सेल के अंदर से 3 सोडियम को बाहर निकाल देता है और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर पहुंचा देता है ये। तो देखिए आप कि 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है और अंदर सिर्फ 2 ही पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहा है, 2 पॉजिटिव। तो इसकी वजह से जो है अंदर निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। अब ये सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड जो है निगेटिव आयंस एंड निगेटिव प्रोटीन। सेल के अंदर कुछ निगेटिव आयंस होते हैं, ये सेल के अंदर कुछ निगेटिव आयंस होते हैं और निगेटिव प्रोटीन्स होते हैं, जो कि सेल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, सेल में ही रहते हैं। इसकी वजह से भी जो है कि निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब थर्ड वाला ये देखते हैं। थर्ड वाला ये है, मेम्ब्रेन एट रेस्ट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम दैन सोडियम। मतलब कि आइए समझाते हैं आपको। ये जो सेल है अभी रेस्ट पोजीशन पे है, इसीलिए इसका जो पोटेंशियल -70 वोल्ट आ रहा था उसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल बोल रहे थे। तो जब सेल रेस्ट पे होता है तो उसका जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमिएबल होता है और सोडियम के लिए कम परमिएबल होता है। मतलब कि इसमें से पोटेशियम जो है, सेल के अंदर ज़्यादा पोटेशियम होता है, तो ये पोटेशियम आयन जो है सेल से बाहर निकल जाते हैं, लीक हो जाता है यहाँ से। और यहाँ पर जो बाहर सोडियम प्रेजेंट है वो सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन है ये सोडियम के लिए परमिएबल नहीं होता है, सोडियम आयन के लिए। तो इसकी वजह से भी कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से पोटेशियम के बाहर लीक कर जाते हैं, जिसके कारण से अंदर जो है निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो ये -70 मिली वोल्ट का चार्ज डेवलप हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अब एक चीज़ और हम लोग को समझना है। तो ये देखिए, सेल के अंदर जो है चैनल्स प्रेजेंट होते हैं,
चैनल्स क्या होते हैं, जैसे कि गेट होते हैं एक टाइप का। आइए आपको समझाते हैं इसमें। तो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं पहले। सेल्स के अंदर कुछ चैनल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ इस टाइप का आप देख सकते हैं। चैनल्स मतलब कि प्रोटीन के पोर्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं वो। तो पहले उसकी फर्स्ट वाले की बात करते हैं हम लोग। ये जो है लीकी चैनल। तो लीकी चैनल जो है हर के लिए अलग अलग होता है। सोडियम लीकी चैनल होता है, पोटेशियम लीकी चैनल होता है, कैल्शियम लीकी चैनल होता है, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे ये सब लीकी चैनल होते हैं। ये लीकी चैनल जो है हमेशा ओपन रहता है, हमेशा खुला रहता है। सोडियम के लीकी चैनल कम होते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये सोडियम का लीकी चैनल मान लीजिए है। और पोटेशियम के लीकी चैनल ज़्यादा होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए पोटेशियम का लीकी चैनल, पोटेशियम का लीकी चैनल, ये सब देख रहे हैं आप। ये सब पोटेशियम के लीकी चैनल ज़्यादा होते हैं और सोडियम के कम होते हैं। इसीलिए जो है पोटेशियम सेल के अंदर से निकल कर बाहर चला जाता है। जो थर्ड वाला हम लोग का चार्ज डेवलप हो रहा था मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की वजह से, तो ये लीकी चैनल के थ्रू ही हो रहा था। सेकेंड चैनल है हम लोग का वोल्टेज गेटेड चैनल। ये चैनल जो है क्लोज रहता है, गेटेड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गेटेड लिखा हुआ है। तो ये चैनल हमेशा क्लोज रहते हैं। ये कब ओपन होंगे? ये तब ओपन होंगे जबकि वोल्टेज का डिफरेंस होगा। जैसे कि वहाँ पे -70 मिली वोल्ट आपका रेस्टिंग पोटेंशियल था, तो अगर ये -60 हो जाता है किसी कारण की वजह से, तो ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये ओपन हो जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसे। और थर्ड वाला है हम लोग का मैकेनिकल गेटेड चैनल। तो ये मैकेनिकल गेटेड चैनल जो है ये भी हमेशा क्लोज्ड रहता है। यहाँ पे देखिए गेटेड लिखा हुआ है, तो ये भी क्लोज रहेगा। और ये कब ओपन होगा ये हम बता देते हैं। तो ये जो है प्रेशर से ओपन होगा। जब जो सेल है उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, थोड़ा बहुत मैकेनिकल वर्क होगा, तो उस टाइम पे ये जो चैनल है ये ओपन हो जाएगा। और फोर्थ वाला है हम लोग का लिगेंड गेटेड चैनल। तो ये भी गेटेड है, ये भी क्लोज्ड ही होता है ऐसे नॉर्मल कंडीशन पे। और ये ओपन कब होता है? जो लिगेंड गेटेड चैनल, इस पे रिसेप्टर्स होते हैं। ये मान लीजिए एक रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर जिस केमिकल का रिसेप्टर होगा और जब ये केमिकल इस पे आके अटैच होगा तब ये लिगेंड गेटेड चैनल जो है ओपन हो जाता है। तो ये चैनल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आपके सामने एक डायग्राम है। ये डायग्राम जो है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन का डायग्राम है। तो हम लोग इस वीडियो में जो है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में जो है नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है उसको देखेंगे। और माइलिनेटेड में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो है नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है। तो ये देखिए न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है। यहाँ पे ये न्यूरॉन का एक्सॉन है और ये एक्सॉन टर्मिनल है। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसका एक्सॉन जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए पार्ट ए हो जाएगा, ये पार्ट बी और ये पार्ट सी। ये इसका नाम भी लिख देते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और ये जो न्यूरॉन है हम लोग का, ये अभी जो है पोलराइज्ड स्टेट में है, मतलब कि ये अभी रेस्ट पे है। और रेस्ट पे जब न्यूरॉन होता है तो आप जानते हैं कि इसका जो पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट होता है। तो हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो इसको समझना हमें आसान होगा। मान लीजिए आपको कोई टच करता है तो आपके स्किन के नीचे जो है न्यूरॉन्स पड़े होते हैं और उस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे मैकेनिकल गेटेड चैनल्स होते हैं और वो चैनल प्रेशर की वजह से ओपन हो जाते हैं। तो आइए हम इस न्यूरॉन में देखते हैं कि क्या कंडीशन होता है। ये देखिए ये न्यूरॉन का डेंड्राइट है और इस डेंड्राइट्स पे जो है मैकेनिकल गेटेड चैनल प्रेजेंट है और ये जो है प्रेशर की वजह से ओपन हो गए हैं। और इसके ओपन होते ही बाहर जो सोडियम आयन प्रेजेंट हैं ढेर सारे, ये न्यूरॉन के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही ये न्यूरॉन के अंदर एंटर करते हैं, ये देखिए ये एंटर कर चुके हैं, ये चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं।
ये देखिए, ये हम लोग का पार्ट ए है। ये सोडियम आयन जो है जैसे ही पार्ट ए के साइड एंटर करते हैं तो यहाँ का जो पोटेंशियल रहता है -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल, इसको वो धीरे धीरे पॉजिटिव की ओर बढ़ाने लगते हैं। क्योंकि ये सोडियम आयन जो है पॉजिटिव होते हैं तो इसका पॉजिटिविटी बढ़ा देते हैं, तो इसको लगभग -55 मिलीवोल्ट पे ये ला देते हैं। और ये -55 मिलीवोल्ट जो है इसे हम लोग थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं। और ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच होते ही यहाँ पे जो है वोल्टेज चैनल्स होते हैं। ये वोल्टेज चैनल जो है सोडियम के भी होते हैं और पोटेशियम के भी होते हैं, लेकिन जो सोडियम के वोल्टेज चैनल्स हैं वो तुरंत ओपन हो जाते हैं -55 मिलीवोल्ट पहुँचते ही। और पोटेशियम के जो वोल्टेज चैनल्स होते हैं वो थोड़ा लेट में ओपन होते हैं, वो हम बताएंगे आपको वो कब ओपन होंगे। देखिए अब जो है कि इस सोडियम आयन की वजह से यहाँ का जो पोटेंशियल है -55 मिलीवोल्ट पहुँच चुका है। और ये पहुँचते ही यहाँ के सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ओपन हो गए हैं। और ये ओपन होते ही बाहर जो सोडियम आयन है ये न्यूरॉन के अंदर एंटर कर जाते हैं। ढेर सारे सोडियम आयन जो है न्यूरॉन के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये देखिए, और जब तक ये सोडियम के चैनल्स जो हैं ये जब तक बंद होते हैं तब तक ये आयंस जो हैं सोडियम के ये इस -55 मिलीवोल्ट पोटेंशियल को +35 मिलीवोल्ट तक पहुंचा देते हैं। इस 35 मिलीवोल्ट पोटेंशियल को हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये जो हम लोग -70 मिलीवोल्ट से 35 मिलीवोल्ट तक का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अब ये जो यहाँ के सोडियम आयंस हैं ये अब पार्ट बी में एंटर करना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पार्ट बी है। अब जैसे ये पार्ट बी में एंटर करते हैं तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है। इस -70 मिलीवोल्ट के पोटेंशियल को ये पॉजिटिव की ओर बढ़ाकर -55 मिलीवोल्ट तक पहुँचा देते हैं। और यहाँ के भी जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये जो है ओपन हो जाते हैं। और यहाँ से भी जो सोडियम आयन है वो न्यूरॉन में एंटर हो जाता है। और यहाँ पे भी ढेर सारे सोडियम आयन आ जाते हैं। और जब तक बंद होते हैं तब तक यहाँ का भी पोटेंशियल जो है +35 मिलीवोल्ट तक पहुँचा देते हैं। और जैसे ही ये बी पार्ट में डीपोलराइजेशन होता है तो उसी टाइम जो है ए पार्ट में पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। जैसा कि हम आपको पहले बोले थे कि पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है देर में ओपन होते हैं, तो वो देखिए अभी ओपन हो रहे हैं। तो ये जब ओपन होते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं पोटेशियम जो है न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और ये पोटेशियम चैनल खुलते ही ये पोटेशियम आयन जो है न्यूरॉन से लीव कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाहर निकलते ही अंदर का जो 35 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल रहता है वो फिर से पहले जैसा -70 मिलीवोल्ट हो जाता है, पहले जैसा। और इस प्रोसेस को हम लोग रीपोलराइजेशन बोलते हैं। ये जो +35 मिलीवोल्ट से -70 मिलीवोल्ट दोबारा से हो जा रहा है, सो ये पोटेशियम आयन के निकलने की वजह से इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन। और कई बार तो ऐसा होता है, कई बार क्या हमेशा ही होता है, ये जो पोटेशियम आयन है ये -70 मिलीवोल्ट पे भी रुकते नहीं है और ज़्यादा निकल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है -90 मिलीवोल्ट का चार्ज डेवलप हो जाता है। और इसे हम लोग बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अब सेम प्रोसेस जो है आगे भी चलता है। अब देखिए, ये जो है
सी पार्ट है। अब सी पार्ट में भी सेम चीज़ होगा, ये सोडियम आयन जो है इस साइड आएंगे और -70 मिली वोल्ट को फिर से -55 मिली वोल्ट करेंगे, और ये -55 मिली वोल्ट होते ही यहाँ के जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और यहाँ से सोडियम एंटर करेगा, और सोडियम के एंटर करते ही यहाँ का जो पोटेंशियल है +35 मिली वोल्ट के करीब पहुँच जाएगा, और इसके होते ही पार्ट सी में डीपोलराइजेशन होते ही इस साइड पार्ट बी में रीपोलराइजेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ के जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे और यहाँ से पोटेशियम जो है बाहर निकलने लगेगा, और इसके बाहर निकलते ही यहाँ का जो पोटेंशियल है फिर से -70 मिली वोल्ट होगा, सॉरी -70 मिली वोल्ट होगा ये, और फिर ज़्यादा पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएंगे तो ये -90 मिली वोल्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग हाइपर पोलराइजेशन बोलेंगे। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये हाइपर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ये क्या है। तो आइए हम इसे थोड़ा एक ग्राफ की मदद से भी समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये है 35 मिली वोल्ट, ये जो है -55 मिली वोल्ट है, यहाँ पे 70 मिली वोल्ट है माइनस में, और यहाँ पे है -90 मिली वोल्ट। ये देखिए ये जो +35 मिली वोल्ट है ये है आपका एक्शन पोटेंशियल, और ये जो -55 मिली वोल्ट है इसे हम लोग थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं, और ये -70 मिली वोल्ट तो आप लोग को पता ही है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। अब देखिए जब सेल रेस्ट पे होता है तो यहाँ पे -70 मिली वोल्ट होता है, जब मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन होता है तो वहाँ से जब सोडियम एंटर करते हैं सेल में तो वो इसको -55 मिली वोल्ट पे ला देते हैं, और फिर उसके बाद जब वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है तो बहुत तेज़ी से वोल्टेज राइज होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन, और ये एक्शन पोटेंशियल तक पहुंचते ही पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ओपन हो जाता है। पॉजिटिव आयन जो है पोटेशियम के वो बाहर निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर से न्यूरॉन में जो है निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगता है, और ये डेवलप होते होते फिर से 70 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन। अब जो है पोटेशियम चैनल्स जो हैं अभी तक बंद नहीं हुए रहते हैं, तो इसकी वजह से और ज़्यादा पोटेशियम बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल है न्यूरॉन का वो -90 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन के बाद जब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से न्यूरॉन में जो है फिर से पहले जैसा -70 मिली वोल्ट का इन्वायरमेंट बनता है। अंदर का जो पोटेंशियल है -90 मिली वोल्ट से -70 मिली वोल्ट तक बनने में जो समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, और इस पीरियड के अंदर कोई भी सेल जो है डीपोलराइज नहीं हो सकता है। यहाँ तक आप लोग को पार्ट सी तक तो समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए एक्सॉन टर्मिनल जो है यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है। अब ये ट्विस्ट देखिए क्या होता है, हम बताते हैं आपको। अब सोडियम जो है यहाँ से एंटर जब एक्सॉन टर्मिनल में करता है तो यहाँ पे जो है कि कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं Ca2+। तो जब यहाँ का -55 मिली वोल्ट पहुँचता है पोटेंशियल, तो यहाँ के जो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, और इसके ओपन होते ही यहाँ पे कैल्शियम आयन इसमें एंटर कर जाता है। ये कैल्शियम आयन क्या करता है कि
इस एक्सॉन टर्मिनल में साइनेप्टिक वेसल्स होते हैं। ये जो है साइनेप्टिक वेसल है। इस वेसल्स में केमिकल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये देखिए, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये जो कैल्शियम अंदर एंटर हुआ है, ये कैल्शियम जो है इस साइनेप्टिक वेसल को बाहर की तरफ प्रेशर देता है, और इस प्रेशर की वजह से ये जो साइनेप्टिक वेसल है धीरे धीरे इस मेम्ब्रेन के पास आ जाते हैं, और मेम्ब्रेन के पास आकर यहाँ पे ब्रस्ट कर जाते हैं, फूट जाते हैं, और इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये रिलीज हो जाता है, यहाँ पे ऐसे गिर जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसे समझते हैं कि इसके आगे क्या होता है। ये देखिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। अब इसमें देखिए हम थोड़ा बना लेते हैं, इसमें तो कुछ बना नहीं है। यहाँ पे जो साइनेप्टिक वेसल्स हैं ये धीरे धीरे मेम्ब्रेन के साइड आते हैं, और यहाँ पे ये ब्रस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं, और यहाँ पे ब्रस्ट होते हैं, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज हो जाता है। आइए पहले हम इसको समझा देते हैं ये है क्या। यहाँ पे थोड़ा ये देखिए, यहाँ का जो एरिया है इसे साइनेप्स बोलते हैं। ये जो फ्री स्पेस है इसे हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइनेप्स होगा तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मतलब कि साइनेप्स के बाद वाला मेम्ब्रेन। ये वाला जो है जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। और ये जो न्यूरॉन है साइनेप्स के पहले वाला, इसे हम लोग प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। और ये जो बाद वाला न्यूरॉन है इसे हम लोग पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हुआ है, तो ये देखिए, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे लिगेंड गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए लिगेंड गेटेड चैनल है। तो इस चैनल के पास रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है ये जब इसके रिसेप्टर पे अटैच होता है तो यहाँ के जो लिगेंड गेटेड चैनल है ये ओपन हो जाते हैं, और इसके ओपन होते ही फिर वही सेम प्रोसेस होता है। सोडियम जो है न्यूरॉन में एंटर करते हैं, और फिर इसके आगे का आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। इस तरह से जो है नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में।